हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमने अभी तक कोई भी क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं की है। और आज हम लोग गेहूं के जो तना छेदक कीटक होते कुछ कीट होते हैं, उनके रोग होते हैं और उसकी भंडारण कैसे करते हैं और उसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तना छेदक कीट क्या होते हैं। जो ये कीट होते हैं ये तनों में छेद करते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। मतलब जो गेहूं का पौधा होता है उसके जो तने होते हैं उसमें ये तना छेदक कीट जो होता है ये जाता है और उसमें उसको खा करके यानी उसमें छेद कर देता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और वो फसल फिर पौधे जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाने के बाद फिर गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं गिर कर। तो इससे हमारी फसल की उपज पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए और इसका कंट्रोल करने के लिए फसल चक्र का पालन करें और प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। मतलब फसल चक्र को पालन करना चाहिए, जैसा कि कोई भी फसल किस फसल के बाद कौन सी फसल उगानी है, ये इसका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारी फसल में उपज भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सारे हमको इससे लाभ होते हैं। ठीक है। और जैसे अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद हमें कम जो पानी चाहे उस फसल को उगाना चाहिए। और जो मतलब इस तनक छेदक कीट से ग्रसित पौधे हैं उनको हमें नष्ट कर देना चाहिए पहले से ही। ठीक। अब आते हैं उनके गेहूं के जो प्रमुख रोग हैं, जैसे रतुआ हो गया, रस्ट जिसे बोलते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। फफूंद मतलब फंजाई। ठीक है। फंजाई जनित रोग है जो पत्तियों पर पीले या भूरे रंग के धब्बे पैदा कर देता है। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि देखो, धब्बा हमने पेड़ पौधों में देखा है कि कई प्रकार से उसमें कीट लग जाते हैं। ठीक। तो उसी तरह ये लोग पौधे पे क्या करते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पे धब्बे पैदा कर देते हैं। और इनका कंट्रोल क्या है, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें और प्रोपिकोनोजोल का छिड़काव करना चाहिए। प्रोपिकोनोजोल एक लिक्विड टाइप का मेडिसिन, मतलब कहा जाए कि कीटनाशक दवा है, रोगनाशक है। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए मेडिसिन तैयार की जाती है, केमिकल्स होता है। ठीक है। तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए और प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करना चाहिए, जिससे रतुआ ना, अगर उस पर रतुआ आए भी तो उसका प्रभाव ही ना पड़े। ठीक। और झुलसा होता है, ब्लाइट, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं, यह भी एक डिजीज़ है। यह रोग पत्तियों पर और तनों को सुखा देता है और क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं तने की, कभी कभी हम देखते हैं पौधा सूख जाता है और उसके तने भी सूख जाते हैं और हमें मालूम नहीं चलता ये किस डिजीज़ की वजह से है। तो ये झुलसा रोग है। उसमें इस रोग का नाम झुलसा जिसे कहते हैं। और इसका कंट्रोल बीज उपचार करके तब हमें बुआई करना चाहिए और कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कंडुआ रोग, जिसे स्मट भी कहते हैं। यह रोग दाने को काले चूड़ में बदल देता है। मतलब जैसा गेहूं में जो बाली लगती है उसकी बाली में इसको पूरा बाली को जो दाने बनते हैं उसको काला कर देता है, जिससे हमें दाने नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी कंट्रोल के लिए हमें बीज उपचार करना चाहिए और प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। अब से हम लोग सामान्य नियंत्रण उपाय देखते हैं, मतलब कुछ अलग जैसे होते हैं। हम कुछ ऐसे चक्रों को, मतलब नियमों को अपना करके अपनी फसल को सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फसल चक्र, एक ही खेत में लगातार गेहूं की खेती नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अभी हमने इस खेत में अभी इस वर्ष गेहूं की खेती ली है, गेहूं की फसल, तो हमें अगले वर्ष गेहूं की फसल को नहीं उगाना चाहिए। ठीक। अगले बार अब हम लोग देखते हैं स्वस्थ बीज। स्वस्थ बीज में क्या होता है, रोग मुक्त और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। कैसे, रोग मुक्त और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। खेत की सफाई, खेत को खरपतवारों और फसल अवशेषों से मुक्त रखना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो खेत में फसल अवशेष हैं और उनके जो खरपतवार हैं उनको हमें समय समय पर उखाड़ देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। और जैविक नियंत्रण हम लोग जानते हैं, यानी प्राकृतिक शत्रु हैं जिसमें जान होती है उसको हम जैविक कहते हैं। और ऐसे जो कि हम मतलब कुछ नियंत्रण उपाय जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रुओं जैसे परजीवी कीड़ों का उपयोग करते हैं। परजीवी कीड़े मतलब जो दूसरे जो हमारे हानिकारक पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको हम उनके नष्ट करने के लिए हम परजीवी कीड़ों का उपयोग करें, जिससे उन कीड़ों को तो लाभ होगा लेकिन हमारी फसल को नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे अगले कीड़े जो होंगे जो। ठीक। रासायनिक शत्रु, रासायनिक नियंत्रण, सॉरी,
रासायनिक नियंत्रण है, आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशकों और रोगनाशकों का प्रयोग करें। मतलब देखो क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है कि अगर हम रासायनिक नियंत्रण करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ तो होता है, परंतु इससे हमारी फसल पे क्या होता है कि केमिकल्स का प्रभाव भी देखने को बाद में मिलता है। तो इसलिए हमें जितना कम से कम हो सके रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए, बल्कि जैविक नियंत्रण का बहुत अधिक उपयोग करना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ना हो तब हमें जो है रासायनिक नियंत्रण का उपयोग, क्योंकि इसका जो क्रिया होती है मतलब रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी के साथ दिखाई पड़ता है, एक्शन बहुत तेज़ी के साथ करता है। हम लोग देखते हैं रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों का पालन करें। कृषि विशेषज्ञों से क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। जो रासायनिक नियंत्रण, क्योंकि ये जो रासायनिक नियंत्रण करते हैं इसमें कई लोग बहुत सावधानी नहीं बरतते हैं, इसकी वजह से उनकी फसल को नष्ट हो जाती है और उनके भी बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग कर देते हैं, तो उनके जो फसल उपज होती है उसमें भी कमी देखने को मिल जाती है। इसीलिए हमेशा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं, देखो अब भंडारण, अब इसके बाद जब उसका कीट हो गया तो हम लोग आते हैं भंडारण पे। भंडारण में हम लोग देखते हैं कि भंडारण से पहले क्या तैयारी करना चाहिए। दानों को क्या होना चाहिए, सुखाना चाहिए, क्योंकि फसल की अच्छे से देखभाल करने के बाद हम कटाई वटाई कर लेते हैं। फिर कटाई में हमें कटाई जानते हैं कि कटाई मशीन से कराते हैं, और आजकल तो बढ़िया मतलब हार्वेस्टर आ गए हैं जिसकी सहायता से हम दाने और भूसे दोनों को अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दानों को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए ताकि उनमें नमी की मात्रा 12 से 14% कम हो जाए। मतलब अगर बीज नमी ज़्यादा रहेंगे तो उनके ख़राब होने की संभावना रहती है, उनमें कीटों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो नमी से कीटों तथा फफूंद का खतरा बढ़ जाता है। वही कह रहा है, सफाई दानों तो को भूसे जो सफाई करनी है, दानों को भूसे, धूल और अन्य अशुद्धियों से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। मान लो मशीन से हमने साफ़ किया लेकिन उसमें कुछ मात्रा में जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो उसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। भंडारण स्थल की सफाई, जो जहाँ पे भंडारण करें उसको भी भंडारण स्थल को साफ़ और सूखा होना चाहिए। इससे कीटों और चूहों से मुक्त होना चाहिए, ठीक, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो हमारी फसल को खा जाएंगे और हमारे फसल में नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक। और वहाँ पे सूखा होना चाहिए जहाँ पे हम इसका स्टोरेज करें ताकि वहाँ पे नमी की मात्रा अधिक ना हो। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि भंडारण के तरीके कैसे होने चाहिए। बोरियों में भंडारण कर सकते हैं, धानों को सूखी और साफ बोरियों में भरा जा सकता है। बोरियों को ज़मीन से ऊपर लकड़ी के तख्तों पर रखना चाहिए ताकि नमी से बचाया जा सके। अब कहा जाए जैसा कि देखो अब लकड़ी के तख्तों पर तो नहीं, लेकिन हमारे गाँव में क्या होता है, अब बड़ी बड़े कंपनियों में जो मतलब जहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर दो ये उत्पादित किए जाते हैं, स्टोरेज किए जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते बनवा के बड़े बड़े पूरा हॉल गोदाम में उसी के ऊपर बोरियों को छल्ली करके रख दिया जाता है, ठीक। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, जब ज़्यादा नहीं लगभग 25-30 बोरी को रखते हैं या 100 बोरी को रखते हैं, 150 बोरी रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि ईंटों को रख देते हैं या फिर लकड़ी के पल्ले होते हैं, पल्लों पे रख देते हैं जिससे उसमें नमी ना आए, ठीक, नमी से बचाने के लिए। साइलो में भंडारण, साइलो क्या होता है, या बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए एक आधुनिक तरीका है। साइलो दानों को कीटों और नमी से बचाते हैं। साइलो मतलब जैसा हम भूसे उसे कहते हैं, लेकिन लोग भूसों में रख देते हैं गेहूँ को, तो उसमें हम लोग रख देते हैं जिससे हमारे कीट भी नहीं लगते हैं और नमी भी नहीं पहुँचती है। अब आते हैं कोठियों में भंडारण। कोठियों में भंडारण ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं के भंडारण के लिए कोठियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे एकदम जहाँ पे अंधेरा और वहाँ पे नमी कोई भी कुछ भी ना पहुँचे, कीट पतंगे भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे कोठियों में भंडारण कर सकते हैं। भंडारण के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, नमी नियंत्रण, कीट नियंत्रण, चूहा नियंत्रण और नियमित जाँच होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि देखो नमी नियंत्रण इसलिए क्योंकि भंडारण स्थल में नमी नियंत्रित रखना चाहिए तथा हवा का उचित संचार होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी लोग इतना ज़्यादा उसको पैक करके रख देते हैं कि उसमें वो जैसा भाप यानी वाष्प का एकदम अगर देहाती भाषा में बोलें तो भपक कहते हैं तो भपक जाता है। तो इसीलिए उसको भंडारण स्थल में नमी को नियंत्रित रखना चाहिए और उचित हवा का संचार होना चाहिए, ठीक। और कीट नियंत्रण, दानों को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि इससे मनुष्य को भी खतरा होता है। अगर थोड़े से भी मतलब गलती हुई तो मनुष्य की जान भी जाने की संभावना हो जाती है, क्योंकि कीटनाशक बहुत ही जहरीले होते हैं। चूहा नियंत्रण, चूहों से दानों को बचाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, जैसे हमें रैट ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कभी कभी लोग चूहा मारने वाली दवा का भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे चूहे मर जा जिसको खा के चूहे मर जाते हैं। लेकिन उसको अगर वो पानी
पी लेते हैं तो चूहे फिर ज़िंदा हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा वास्तव में सही है। क्योंकि चूहे में ज़हर का उपयोग ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब उसका अगर पानी पी लेता है तो वो बच जाते हैं। नियमित जांच, भंडारण के दौरान नियमित रूप से दानों की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का पता लगाया जा सके। हमें समय पर उसके दानों जो होते हैं जहाँ भंडारण किए हों उसका जांच करता रहना चाहिए, जिससे कि कोई समस्या हो तो वो पता लग जाए। भंडारण से पहले दानों का परीक्षण कराएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अच्छी गुणवत्ता के हैं या नहीं। तो हमें भंडारण करने से पहले, जैसे हम बीजों को भंडारण कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें दानों की जाके परीक्षण कराना चाहिए कि उसको सुनिश्चित कि अच्छी गुणवत्ता है या नहीं, नहीं तो हम उसको, क्योंकि जो बीज को हम लोग भंडारण करते हैं उसको अगले समय गेहूँ की फसल को दोबारा बीज के रूप में कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है। और अब हम आते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, जिसके जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे चाइना है और सेकंड रैंक पे इंडिया है। ठीक, चाइना फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, गेहूं के उत्पादन में, और भारत धान के क्षेत्र में फर्स्ट रैंक पे है। और यूपी में मतलब जैसा इंडिया में अब स्टेट में बात किया जाए तो यूपी है, एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट रैंक पे है। ठीक, और प्रोडक्टिविटी में कौन है, पंजाब, ठीक, फर्स्ट रैंक पे। और प्लांट टाइप का वैसा ये C3 प्लांट टाइप है, और फास्फोग्लिसरिक एसिड इसमें मतलब होता है। लॉन्ग डे प्लांट, ठीक, C3 प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब ये दीर्घ दिन वाले पौधे होते हैं। ठीक, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, स्वपरागण इसमें होता है गेहूं में। ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है, ठीक, बहुत ही प्राचीन समय से उगाई जाने वाली फसल है। और इन्फ्लोरेंस टाइप स्पाइक है, ईयर हेड है, ठीक, स्पाइक ईयर हेड सब एक ही वो बोलते हैं। तो और फ्रूट टाइप्स में क्या कैरियोप्सिस होता है, कैसा कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप है। वेट प्रोटीन इज कॉल्ड, ग्लूटीन प्रोटीन होता है 12 से 14%, कितना परसेंट, 12 से 14%, कौन सी प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन। और इसका टेस्ट वेट क्या है, टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम, कितना, 40 ग्राम टेस्ट वेट होता है। स्टीम इज हॉलो होना चाहिए, हॉलो होता है, ठीक, इसका जो स्टेम है, स्टेम यानी तना जो है वो खोखला होता है। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेकुलेट ऑन अ सिंगल सेंट्रल एक्सिस दैट इज कॉल्ड रैकिस रकीला, ठीक, जिगजैग पैटर्न में होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं गेहूं की बाली के विभिन्न जो भाग होते हैं उसमें रैकिस से, जो भी हमने रैकिस में देखा है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेकुलेट, मतलब कि जो उसके दाने होते हैं, बाली जिसे हम बोलते हैं, बाली में कई सारे दाने इसी से जुड़े होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेट बोलते हैं बाली को। और उसमें जो होता है वो रैकिस जो होता है वो बाली का केंद्रीय अक्ष होता है, जो लंबी सी होती है वो इसी को, जिससे स्पेकुलेट जुड़े होते हैं, मतलब जो गेहूं के बाली होते हैं जिसमें दाने रहते हैं वो जिससे जुड़े होते हैं उसी को स्पेकुलेट बोलते हैं। ठीक, उसी को रैकिस बोलते हैं। स्पाइकलेट क्या होता है, यह बाली की प्राथमिक इकाई होती है जिसमें फूल और बाद में दाने बनते हैं, मतलब जिसके अंदर दाने भरे रहते हैं, जिसमें ऐसा लंबा लंबा पतला पतला ऐसा कटीले टाइप के होते हैं, रेशे टाइप के, तो उसमें वही होता है स्पाइकलेट, ठीक है, जिसमें गेहूं के दाने बने रहते हैं और पहले फूल बनता है बाद में दाने बनते हैं। और ग्लूम क्या होता है, या स्पाइकलेट के आधार पर दो छोटे सूखे पत्ते जैसी संरचना होती है। स्पाइकलेट के आधार पर, तो जो ये स्पाइकलेट है इसके आधार इन निचली सतह पे दो सूखी पत्ती के समान संरचना होती है। ठीक, लेमा क्या होता है, स्पाइकलेट में फूल का बाहरी भाग होता है, स्पाइकलेट है उसका बाहरी भाग फूल क्या होता है उसको लेमा कहते हैं। पेलिया क्या कहते हैं, या स्पाइकलेट का फूल का आंतरिक ब्रैकेट होता है, आंतरिक ब्रैकेट यानी आंतरिक रूप से उसको जो कवर करता है उसको ये पैलिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्लावर, फूल जिसे बोलते हैं, यह स्पाइकलेट के अंदर होता है जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, क्योंकि ये 100 परागण इसमें होता है तो इसमें दोनों प्रकार के युग्मज पाए जाते हैं, युग्म पाए जाते हैं, जिससे ये आपस में ही संकरण कर देते हैं और 100 परागण कहलाता है। दाने जैसे ग्रेन्स बोलते हैं, यह फूल के निषेचन के बाद विकसित होते हैं और गेहूँ के बीज बनते हैं। ठीक, और आता है अवार्ड, अवार्ड जिसे कुछ किस्मों में लेमा से निकलने वाला लंबा ब्रिस्टल जैसा उपांग होता है। ठीक है, कुछ किस्मों में लेमा जैसे निकलने वाले लंबा ब्रिस्टल जैसा उपांग होता है, उसे क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी जिसको आपने देखा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प करेंगी ये आपको, और ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अधिक फ़ायदा करेगा।
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभी कटाई बाकी है, हम उसको आगे की वीडियो में देखते हैं कि क्या कैसे कटाई, होती है। देखिए कटाई का सही समय क्या होता है। गेहूं की कटाई हमने अभी तक, इसके पहले क्या देखा था, इसके पहले हमने ये देखा कि गेहूं की फसल जो होती है उसकी कटाई, अब कटाई के बारे में देखते हैं। गेहूं की जो कटाई की एक सही समय होता है वो कटाई तब की जाती है जब दाने पक जाते हैं और पौधे पीले पड़ जाते हैं। दानों में नमी जो होती है 18 से 20% होनी चाहिए। कितनी? 18 से 20%। जब 18 से 20% नमी होती है तो हमको पौधों की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई में देरी करने से पौधे, जो पौधे में लगे दाने होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, जिससे क्या होती है, हमें फसल में उपज कम पड़ जाती है। यानी जब पहले ही दाने झड़ जाएंगे तो उपज में कमी सीधी सी बात है कि आएगी। तो इसलिए हमें पहले ही दानों की मतलब 18 से 20% जब नमी हो पौधों में तभी कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई के तरीके, कटाई हाथ से कटाई कर सकते हैं। हाथ से कटाई में यह सबसे पारंपरिक तरीका है, मतलब बहुत पुराने प्राचीन काल से ही, जब से खेती लगभग की जा रही है, उसे कुछ समय बाद से, जब से दराती और हंसिया का निर्माण हुआ, तब से उन्हीं का उपयोग करके ही पौधों को काटा जाता है। ठीक है। और हमारे गांव में भी ये दिक्कत, जिसके छोटे छोटे मतलब जगह हैं, जिसके छोटे छोटे खेत हैं, जोत हैं, तो वो दराती का ही प्रयोग करते हैं, हंसिया का ही प्रयोग करते हैं। मशीन से कटाई यह तरीका बड़े खेतों के लिए उपयोग होता है, जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करके पौधों को काटा और मड़ाई की जाती है। ठीक है। तो क्योंकि जिसका बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा, तो उसमें अगर हंसिया और दराती से किसानों से कटाई कराएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, मशीनों से कटाई करवा देते हैं। ठीक। और अब आते हैं रीपर से कटाई। रीपर एक मशीन है जो पौधों को काटती है और उन्हें एक तरफ इकट्ठा करती है। मतलब क्या होता है कि देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो तुरंत दानों को भी अलग कर देती है और भूसे को, मतलब उसका जो अवशेष होता है उसको भी। और परंतु जो रीपर होता है, रीपर क्या करता है, वो डायरेक्ट पौधों को काटता जाता है और एक किनारे पे गिराता जाता है। ठीक है। और कटाई जो है सुबह या शाम के समय करें जब तापमान कम हो। कटाई के दौरान दानों को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब कहने का मतलब ये, कटाई जब करें तो सुबह या शाम के दौरान इसलिए करें कोई तापमान कम हो, और जब तापमान कम होगा तो पौधे में नमी की मात्रा रहेगी और पौधे में दाने झड़ने की संभावना कम होगी। और अगर यदि पौधे बहुत ज़्यादा सूखे रहेंगे, दिन दोपहर के समय रहेगा, ठीक, तो उसमें क्या होता है, धूप की बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से पौधे सूख जाएंगे और उनके दाने भी झड़ने बहुत तेज़ी के साथ होंगे। ठीक है। और गेहूँ की मड़ाई, अब आते हैं कटाई के बाद मड़ाई। कटाई के बाद दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया ही मड़ाई कहलाती है। मड़ाई के पारंपरिक तरीके, सबसे पहले यही होता था कि जय तरीका छोटे खेतों के लिए उपयुक्त है, जिसमें बैलों या ट्रैक्टरों का प्रयोग करके गेहूँ की फसल को रौंदा जाता है और फिर दानों को हवा में उछाल कर भूसे से अलग किया जाता है। मतलब क्या करते थे कि गेहूँ जो होता था, गेहूँ को बैलों की सहायता से, गेहूँ के जो पौधे होते थे उसको कटाई करने के बाद उसी पे बैलों को चलाया जाता था। कई बार चलाने के बाद उसमें से जो दाने होते थे गेहूँ के वो अलग हो जाते थे, और जो उसका वेस्ट होता था वो भी अलग हो जाता था। तो इसलिए तब ये बहुत पारंपरिक तरीका है। और उसके बाद उसको हवा से उछाल कर दानों को और भूसों को अलग कर लिया जाता है। अब मशीन मड़ाई जो होता है, यह तरीका बड़े खेतों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसमें थ्रेसर या कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। थ्रेसर दानों और भूसों को अलग कर देता है, कंबाइन हार्वेस्टर कटाई और मड़ाई दोनों का काम करता है। जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि जब ये लोग हार्वेस्टर की प्रयोग करते हैं कटाई के लिए, यानी बड़े बड़े खेतों के लिए, तो उसमें क्या करता है कि वो तुरंत ही दानों को और भूसों को, दोनों को अलग कर देता है। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, इससे समय की बचत होती है। थैंक यू। अब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।